हेलो, वेलकम बैक। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो टॉपिक बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाली है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की सेकंड वीडियो, है ना। तो फर्स्ट वीडियो आई होप आप लोगों ने देखी होगी और फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस वगैरह समझाया गया है, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को बारीकी से समझाया गया है। उस वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो समझ में आपको नहीं आने वाली है ना। तो आई सजेस्ट कि पहले फर्स्ट पार्ट देखिए इस अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो का, देन सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करेंगे। सो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो होने वाला है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा बेटा। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, जो आपके न्यू एडिशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम बेटा क्या होता है, जब भी आप कोई भी काम करते हो तो अकाउंटिंग इक्वेशन का अपने आप में एक फॉर्मेट होता है। तो व्हाट्स द फॉर्मेट? तो बेटा सबसे पहले जो हम बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फॉर्मेट बनाने की लिए छोटी सी ट्रिक बताया था मैं आपको, ताकि क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन इजीली प्रिपेयर कर सको, है ना। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशंस होने वाले हैं और कैसे कैसे आप इसको प्रेजेंट करोगे। तो लेट मी जस्ट एडजस्ट माय व्हाइट बोर्ड, जस्ट अ मिनट। तो यहां से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारे पास टॉपिक है, बेसिकली उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा और कैसे फॉर्म किया जाएगा, हम लोग आज उसके ऊपर बात करेंगे। तो बुक में आपके पास सॉल्यूशन गिवन है, क्वेश्चन गिवन होगा, तो उसके अंदर आते हैं सीधा सॉल्यूशन नंबर 3। तो जब कभी भी आप फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे तो मेक श्योर फॉर्मेट कैसे बनाना है। तो फॉर्मेट बनाने के लिए छोटा सा ट्रिक आपके पास अवेलेबल है। पहला काम क्या होगा, आप ऊपर से 2 लाइन का यहाँ से गैप लोगे, 2 लाइन का गैप लेने के बाद इस तरीके से डाटा प्रेजेंट करोगे। इस तरह से एक सेक्शन आपके पास आ जाएगा, ये वाला सीरियल नंबर का 2 लाइंस में, और ये आपका रिकॉर्ड होगा किस नाम से बेटा? ट्रांजैक्शंस के नाम से, कि ट्रांजैक्शन क्या है बेसिकली आपके पास वो। और यहाँ पे जो ये पार्ट है, डबल लाइन है, उसमें डिवाइड कर दोगे बीच में से, तो ये हमारा एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट फॉर्मेट बन के तैयार है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। उसके बाद जो अगला पार्ट होता है बेटा, अगले पार्ट के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ लिखोगे एसेट्स। अब केवल और केवल एसेट्स का कॉलम बनाओगे, आगे कुछ नहीं लिखोगे। अब आ जाओगे सीधा अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे ही आप क्वेश्चन के ऊपर आओगे तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा है आपके पास। तो क्वेश्चन आप पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या मिलेगा, आपको सर्च करना है कि कितने एसेट्स आपके पास ओपन है एज पर द ट्रांजैक्शंस, है ना। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन हमारे पास अवेलेबल है उसमें देखो जो एसेट्स आपके पास है वो क्या बच्चों। तो सबसे पहला जो एसेट्स है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो बेटा मेरा एक हो गया कैश एसेट्स। उसके बाद मूव टू सेकंड एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट सेज दैट कि परचेज किया मैंने क्या बेटा, फर्नीचर। फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर भी हमारे लिए सर क्या होता है, सर फर्नीचर भी तो एसेट्स है। परफेक्ट, तो फर्नीचर भी एसेट्स है, इसीलिए हम क्या करेंगे, फर्नीचर का भी एक कॉलम खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे एसेट्स के लिए। तो फर्नीचर हमारा एसेट्स हो गया एक, है ना। तो फर्नीचर भी हमने डाल लिया एक एसेट्स के फॉर्म में। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट में क्या आता है, पेड रेंट। तो बेटा रेंट आपने पे किया, तो यहाँ पे 2 चीजें खुलेंगी, एक रेंट जो आपने पे किया और एक कैश। तो कैश तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो कैश को दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है। एंड रेंट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस में कोई कॉलम खोलने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज हमने क्या सीखा था कि एक्सपेंस आपके कैपिटल और कैश में से एडजस्ट कर दिए जाएंगे अगर पे कर दिए गए हैं तो। इफ नॉट पेड तो कैपिटल में तो आना ही आना है ना, क्योंकि करंट ईयर का एक्सपेंस है। और अगर पे नहीं किया है तो लायबिलिटी बन जाता है वो, किस नाम से बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट सेज दैट कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने सामान खरीदा उधार में, गुड्स खरीदा ना, तो बेटा क्या लिखोगे उससे, गुड्स को हम लोग लिखते हैं बेटा स्टॉक के नाम से, ठीक है। तो गुड्स हमारा स्टॉक, क्योंकि जो सामान आपने खरीदा अब आपको उसे फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड करके आप बेचोगे, तो वो कितने पे बेचना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आपका खुद का ओपिनियन होगा बीइंग अ बिजनेसमैन, ठीक है। अपने हिसाब से सोचो, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कहता है कि आपने सामान बेचा, गुड्स सोल्ड, कितने में सेल किया आपने उसे, कॉस्टिंग था उसका 2000 रुपए, बट यू सोल्ड दैट पर्टिकुलर गुड्स एट अ प्राइस ऑफ 5000, और कैश में सेल किया है ना। कैश में सेल किया तो बेटा कैश मिलेगा आपको, हमने ट्रांजेक्शन में सीखा था। सेल किया है तो गुड्स की जो वैल्यू है वो आपकी डाउन हो जाएगी, और आपका इन बिटवीन देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट हुआ है तो वो कैपिटल में जाके एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको एज अ बिजनेसमैन बस यही सोचना, तो इतने ही मेरे पास एसेट्स मिले। अब आपको अगला पार्ट क्या करना है, अब यहाँ पे इसी के जस्ट बाद इक्वल टू डालो, और यहाँ पे इक्वल टू डालोगे आप। अब एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी, कैपिटल तो बेटा कैपिटल ही होती है ना, एक सिंगल कैपिटल ही होगी बिजनेस के अंदर, बट लाइबिलिटीज में काफी सारी लाइबिलिटीज हो सकते हैं, इसीलिए लाइबिलिटीज को हम हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो लाइबिलिटीज में एक लाइबिलिटी मिली थी मुझे इस क्वेश्चन में, दैट इज क्रेडिटर,
ठीक है, तो वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट एग्जैक्टली तैयार है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन उठा सकते हो। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आपने क्या किया बच्चों, बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया एंड द कैश जो आपने लगाया, बीइंग अ बिजनेसमैन, गुरमीत हमारे पास यहाँ पार्टनर है गुरमान, तो उन्होंने 20,000 रुपए लगाए हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो 20,000 रुपए का बेटा मेरा क्या हो गया, कैपिटल हो गया है ना। तो कैपिटल 20,000 रुपए का, कैश और कैपिटल एंड द अदर आइटम्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हेंस अदर आइटम्स आर जीरो। ठीक है, नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा क्या है, सेकंड पार्ट है मेरे पास क्या, फर्नीचर परचेज। जब आपने फर्नीचर परचेज किया और कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब कैश दे के आए होगे आप। अब आपको सोच के देखो, आपका खुद का बिजनेस है, तो आप क्या करोगे, आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर जब आएगा तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे। इट मींस यू विल ऐड द वैल्यू इन द फर्नीचर अमाउंटिंग रुपीज। बेटा कितने का फर्नीचर लिया आपने, 2,000 का सर, तो 2,000 रुपए आप ऐड करोगे फर्नीचर में। एंड जब आप परचेज करोगे तो यू हैव टू पे अ कैश, तो कैश आप पे करोगे, तो जितनी भी वैल्यूज माइनस की होती हैं आप उन्हें ब्रैकेट में प्रेजेंट करोगे। ठीक है, अदर आइटम्स जीरो, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका क्रेडिटर्स की वैल्यू आपकी जीरो। ठीक है, तो ये क्या था बेटा, ये था फर्नीचर परचेज, तो यहां लिखोगे परचेज फर्नीचर। डन। अब जैसे ही दो इक्वेशन हो जाती है वैसे आपका अगला स्टेप क्या आता है बेटा, यहाँ पे आता है आपका पास न्यू इक्वेशन। इसका मतलब इसके बाद जो अगली ट्रांजेक्शन आई आपका क्या इफेक्ट बचा, सर यहाँ मेरा कैश बचेगा 18,000 का, फर्नीचर बचेगा मेरा 2,000 रुपए का एंड स्टॉक बचेगा मेरा जीरो। देन उसके बाद कैपिटल बचेगा मेरा अगेन 20,000 रुपए का, देन उसके बाद जीरो। अब बेटा ये काम करना है हमेशा जब जब आप सॉल्यूशन करते रहते हो, बिकॉज अकाउंट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपका एक स्टेप गलत है तो उसके नीचे वाले सारे स्टेप्स गलत हो जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चेक करना है इक्वल टू के इस तरफ, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS मैंने बताया था आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर, दोनों सही होंगी तो आपका इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। तो क्या करना है, दोबारा से इज इक्वल्स टू इस तरफ का मतलब कितना आ रहा है बेटा, 18 और 2,000 20,000 रुपए, और इक्वल टू के इस तरफ RHS की जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 20,000 रुपीज। दैट मींस अभी तक का सारा डाटा बिल्कुल सही चल रहा है, और ये काम आप सेकंड इक्वेशन में भी कर सकते थे। यहाँ देखो इक्वल टू के इस तरफ कितना आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है, बिकॉज 2,000 प्लस का 2,000 माइनस का जीरो हो जाएगा, और उस तरफ भी जीरो है, इसका मतलब अभी इक्वेशन मैच कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन के बाद थर्ड इक्वेशन पे, दैट इज रेंट पेड। तो बेटा जब आप रेंट पे करोगे तो क्या होगा, सर रेंट पे करेंगे तो कैश हमारा कम हो जाएगा ना। तो क्या करोगे बेटा, थर्ड पार्ट में रेंट पेड, तो जो भी आपने रेंट पे किया कितने रुपए का बेटा, रेंट पे किया सर हमने 200 रुपए का, तो 200 रुपए का जब हमने रेंट पे किया तो कैश माइनस हो गया सर हमारा। और मैंने लिखवाया था, एक नोट में लिखवाया था आपको कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकम एंड गेन्स रिलेटेड टू अ करंट ईयर, सभी चीजें कैपिटल में से एडजस्ट की जाएंगी। तो ये खर्चा है मेरा एग्जैक्टली है ना, तो बेटा खर्चा भी है और करंट ईयर का, बिकॉज हमने पे कर दिया, तो करंट ईयर का खर्चा किया तो कैपिटल माइनस, बाकी आइटम सब जीरो। डन, तो ये भी हो गया मेरा। अब जैसे दो इक्वेशन हो जाती है, मतलब एक तो पुरानी चल ही रही थी और ये और आ गई, इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा बेटा, ये आ गई न्यू इक्वेशन। तो वैल्यू बचती है मेरे पास 17,800 रुपए की, और ये बचता है मेरा फर्नीचर सेम 2,000 रुपए का, इसके बाद स्टॉक अभी भी जीरो चलेगा, और ये आ जाएगा मेरा 19,800 रुपए, और ये हो गया मेरा जीरो, है ना। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। तो बेटा फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला हुआ है, इट सेज कि गुड्स परचेज किया गया है उधार में, मतलब गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किया तो सर क्या होगा, जो सामान आपने बेचना है उसे खरीदा है आपने, तो खरीदा तो आपका हो गया ना वो, तो बेटा वो स्टॉक में ऐड हो जाएगा आपका। स्टॉक में कितना, क्वेश्चन ने बोला सर 3,000 का सामान खरीदा हमने, और कैश में नहीं खरीदा आपने, उधार में खरीदा। उधार में खरीदा तो जिससे खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। ये हम लोगों ने बेसिक टर्म्स जब आपको करवाई थी तब उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपके क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं। तो क्रेडिटर्स आर जनरेटेड ऑन द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार में सामान खरीदा है ना, तो यहाँ लिखोगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देन उसके बाद अगेन न्यू इक्वेशन विच इज 17,800 एंड दिस फर्नीचर विल बी सेम, स्टॉक 3,000 रुपीज का ऐड हो जाएगा बिकॉज आपने परचेज कर लिया, कैपिटल अनचेंज्ड। देन उसके बाद आपका क्रेडिटर्स वैल्यू हो गई आपकी 3,000 रुपए की। देन फिफ्थ इक्वेशन सेज दैट कि इफ यू सोल्ड गुड्स, अब फिफ्थ इक्वेशन में क्वेश्चन ने बोलता है कि सामान आपने बेचा है। अब जो सामान आपने बेचा आपकी लाइन पे दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, कितने का बेचा है आपने सामान, 2,000 का कॉस्ट है उसका, ब्रैकेट में कॉस्ट लिखा हुआ है, और बेचा मैंने 5,000 में, और आगे लिखा है कैश में बेचा। आपकी खुद की दुकान है, आप सामान बेच रहे हो, तो कस्टमर जो पैसे आपको देगा वो पैसे आपके लेने के बाद क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा आपका। अब तक कैश इतना था, कस्टमर से आपने सामान कितने पैसे लिए, सर 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए कैश आ गए। जो सामान आपने उसे बेचा वो आपका है कितने का, सर वो 2,000 का है, तो 2,000 का स्टॉक कॉस्ट तो आपको पता होगी ना बेटा, तो 2,000 रुपए आप क्या करोगे, यहां से माइनस कर लोगे,
ठीक है, एंड देयर इज अ प्रॉफिट इन दैट सेल, और प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस करंट ईयर के कहाँ जाते हैं सर, वो जाते हैं सर कैपिटल, बताया हमें, तो चल ठीक है कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो सर देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3000 रुपीज ऑन दैट सेल, तो वो हमने क्या किया, प्रॉफिट में जाके ऐड कर दिया। अदर आइटम्स अनचेंज्ड हैंस प्लेस जीरो। देन यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सोल्ड गुड्स इन कैश, आपने सामान कैश में सेल किया है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास कितना, अब हो जाएगा मेरा ये हो गया 22,800 प्लस 2,000 रुपये। देन उसके बाद ये भी हो जाएगा मेरा, स्टॉक मेरे पास बचेगा अब केवल 1,000 का, बिकॉज 3,000 में से 2,000 का स्टॉक चला गया। देन फाइनल वैल्यू 22,800 और ये वैल्यू एग्जैक्टली 3,000 रुपये। तो बच्चों ये था मेरा लास्ट इक्वेशन। तो जैसे ही मेरी लास्ट इक्वेशन आती है, आपको अब क्या लिखना होगा, अब आपको लिखना होगा यहाँ पे फाइनल इक्वेशन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सारे ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद फाइनल इक्वेशन। क्लियर हुआ? तो दैट्स अ परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हमेशा, तो जैसे ही वो चीज़ आपकी सही होंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। तो अगर इसी क्वेश्चन की मैं बैलेंस शीट बना दूं, तो बैलेंस शीट बेटा कैसे बनेगी, बैलेंस शीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बैलेंस शीट बनाना बहुत सिंपल चीज़ है। तो देखो बैलेंस शीट अगर मैं इसी क्वेश्चन की बनाता हूँ, क्वेश्चन में ना आपको बोल सकता है बैलेंस शीट के लिए, तो बेटा बैलेंस शीट कैसे बनाओगे आप। तो जब कभी भी आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा, तो बच्चों को लगता है, बड़ा डर लगता है बैलेंस शीट से, क्योंकि 11th क्लास के बाद ना, जब आप 11th क्लास में एग्जैक्टली आते हो 10th क्लास में, तो बच्चों के ना यही चलता रहता है कि यार बैलेंस शीट तो मैच ही नहीं होती हमारी। देखो हम यहाँ मैच करा के दिखाते हैं, बिल्कुल सही तरीके से अगर आप डाटा प्रेजेंट करोगे तो मैच होगा पक्का, है ना। अब देखो इसमें बैलेंस शीट कैसे बनानी है, बैलेंस शीट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्वेश्चन जब बोलेगा तभी फ्रेम करना, अभी हर क्वेश्चन में नहीं करना होता आपको। तो जस्ट चेक इट आउट, कितने एसेट्स हैं सर, एसेट्स हमारे पास 3 एसेट्स हैं, 1 2 3, हमारे पास कैश, फर्नीचर और स्टॉक, ये एसेट्स हैं 3। तो बेटा यहां लिखो आप क्या, कैश, सर फर्नीचर भी हमारे पास एसेट्स है, सर स्टॉक भी एसेट्स हमारे पास है। एंड अब आ जाओ उस साइड पे, राइट साइड। तो राइट साइड बेटा क्या है, राइट साइड में 2 चीजें हैं, कैपिटल और आपका क्रेडिटर। तो वो लिखेंगे हम लोग इस तरफ, कैपिटल और क्रेडिटर, है ना। अब इनकी सर वैल्यू कहां से आएंगे, रुपीज वाले कॉलम कौन से लिखेंगे, रुपीज वाले कॉलम लिखोगे बेटा आप नीचे वाली वैल्यू सारी की सारी जितनी भी है। देखो कैश कितना आपका फाइनल इक्वेशन में 22,800 रुपए, तो ये लिखोगे आप कितना, 22,800 रुपए की वैल्यू। एंड देन उसके बाद फर्नीचर है आपके पास कितना बच्चों, 2,000 रुपए का। देन उसके बाद 1,000 रुपए का आपका हो गया स्टॉक। उसके बाद उस तरफ से आ जाओ आप, उस तरफ कैपिटल कितना लिखा हुआ आपका 22,800 रुपए, एंड फर्नीचर क्रेडिटर्स लिखा हुआ है आपका 3,000 रुपए का वैल्यू। ठीक है बेटा, इतना सब कुछ करने के बाद अब आपके ये क्वेश्चन आप मैच करके देख लो। बैलेंस शीट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब चेक करके देखो बेटा, ये दोनों साइड आपकी सेम होनी चाहिए ना, ये दो, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका LHS अकाउंटिंग क्वेश्चन के हिसाब से, और ये हो गया आपका RHS, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये बराबर है तो जाहिर सी बात है यही बराबर आएगा, है ना। तो ये भी सेम आ रहा है 25,800, ये भी सेम आ रहा है 25,800, आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। क्लियर हुआ बच्चों, परफेक्ट। सर एक क्वेश्चन और हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, थोड़ा सा उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स और देखेंगे अच्छी, तो वहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं ना। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, तब तक आप इसे नोट कर सकते हो। इस क्वेश्चन के बाद हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, वो है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो तब तक मैं इसे नोट कर लेता हूँ, ठीक है, आप इसे नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 प्रेजेंट करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार जब तक आप पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें एक बार आप फ्रेम करना शुरू कर लो। आप एक बार कैलकुलेट करो, देखो जरा कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, ताकि जब मैं क्वेश्चन को प्रेजेंट करूँ यहाँ पे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि चलो ठीक है सर से पहले हमने कर लिया, है ना। आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, या तो आप सही हो गए या तो आप गलत हो गए, दो ही चीज़ हो सकती हैं। सही हो गए तो इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, और गलत हो गए तो हम तो सही कराने के लिए बैठे ही हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास अवेलेबल है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो डाटा मेंशन है वो क्या क्या चीज़ें हमारे पास एक बार देख लेते हैं। तो आपकी तो स्क्रीन पे है, मुझे तो बुक से देखना पड़ेगा। तो जो बेटा क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है क्वेश्चन नंबर 8, एंड इट सेज कि एक पर्सन है मिस्टर हरीश। अब ये कहता है कि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, कितना, 18,000 रुपये का कैश लगाया। उसके बाद परचेज किए हैं कुछ गुड्स जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों अवेलेबल हैं। 5,000 रुपये का कैश है और 2,000 रुपये का उधार में हमने परचेज किया है। सामान बेचा है मैंने कैश में 4,000 रुपये का, और जिसका कॉस्ट क्या था, कॉस्ट था सर हमारे पास 2,400 रुपये का। तो कॉस्टिंग 2,400 रुपये, बेचा 4,000 का, तो सर प्रॉफिट हुआ हमारे बच्चे उसके अंदर कितना, 1,600 रुपये का प्रॉफिट हो गया सर हमारे को इसके अंदर। उसके बाद रेंट पेड, बेटा रेंट पेड कर दिया, इसका मतलब करंट ईयर का था। इसके बाद लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब जो हमने पे नहीं किया। तो जो हमने पे नहीं किया क्या वो करंट ईयर का होता है, यस सर वो करंट ईयर का होता है, क्योंकि उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। तो बोथ रेंट whether paid or not related to a current year should be adjusted from the
कैपिटल, तो उसे हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल से। चलो बेटा, तो क्वेश्चन आपके साथ आपको साइड में चलता ही रहेगा वैसे ये। अब चलते हैं हम सीधा इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे अभी अवेलेबल है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आप देख लो अभी इसको नोट बनाओ बेटा, एक बार फॉर्मेट बनाओ। जस्ट नीड टू रिफिल इट सो दैट आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपको बोर्ड पे गिवन आ रही हैं, एक बार चेकआउट कर सकते हो कितनी कितनी चीज़ें हैं। तो फॉर्मेट अगर बनाने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आपका अगला स्टेप होना चाहिए बेटा कि आपके पास कितनी तरीके के एसेट्स अवेलेबल हैं। तो जितने हमारे पास एसेट्स अवेलेबल हैं उतने सबके फॉर्मेट के अंदर फिट करेंगे सारी चीज़ें। तो चलो करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा सेम हेडिंग आप डालोगे, उसके बाद ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट हो गया। इस तरफ से आपका सीरियल नंबर, देन उसके बाद ट्रांजेक्शन के लिए जगह छोड़ोगे, देन यहाँ से 2 लाइन का गैप देना है आपको, ठीक है। तो 2 लाइन के गैप में यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या बेटो, सीरियल नंबर, और ये हो जाएगा मेरा क्या, ट्रांजैक्शंस का कॉलम। उसके बाद इस तरफ से इसको डबल पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, देन उसके बाद एसेट्स, बस इतना ही है। उसके बाद रुक जाओ, अब सर्च करो कितने एसेट्स हैं। सर पहली एंट्री में तो एसेट्स हमें मिल गया, दैट इज कैश। बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के, तो बेटा एक एसेट्स हो गया कैश। दूसरी क्वेश्चन में हमें एसेट्स मिला क्या बच्चों, स्टॉक। स्टॉक क्यों मिला, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि स्टॉक हमने परचेज किया है, परचेज किया है तो परचेज किया इसका मतलब एसेट्स आएगा, दैट इज स्टॉक। उसके बाद सामान सर सेल किया हमने, सामान जब बेचा तो कैश में बेचा, अब कैश में बेचा तो कोई एसेट्स तो आएगा नहीं। उधार में बेचेंगे तो एक एसेट्स आता है जिसका नाम क्या होता है बच्चों, डेटर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, रेंट पेड। अब रेंट पेड खर्चा होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लायबिलिटी। तो बच्चों 2 ही एसेट्स है मेरे पास पूरे क्वेश्चन में, तो क्या करोगे आप, इज इक्वल्स टू यहाँ डाल दो, और इसके बाद लिखेंगे बच्चों हम क्या, यहाँ पे लिखोगे आप कैपिटल और लायबिलिटीज। अब कैपिटल तो कैपिटल ही है, एक सिंगल कैपिटल हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब लायबिलिटीज में एक लायबिलिटी आएगी बेटो क्रेडिटर्स के नाम से, क्योंकि हमने उधार में सामान खरीदा है, और एक आएगा बच्चों आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, बिकॉज देयर इज अ रेंट जो हमने पे नहीं किया है अभी तक, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लायबिलिटी में ओपन रहेगा आपके पास। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया तो कितने पैसे लगाए बच्चों आपने यहाँ पे, 18,000, बाकी अदर आइटम्स जीरो। कैपिटल अगेन 18,000, बाकी अदर आइटम्स जीरो। सेकेंड इक्वेशन सेज दैट कि परचेज गुड्स, आपने गुड्स खरीदे। अब बच्चों इस पिछले क्वेश्चन में जो सामान खरीदा गया था ना, वो एक सिंगल कैश में खरीदा था, इसीलिए हमने कैश यूज किया था, है ना, या उधार में खरीदा गया था। बट इस क्वेश्चन में क्या है, कैश और क्रेडिट बच्चों दोनों गिवन है आपको, कैश में भी है उधार में भी है। तो एक बात बताओ, जब आप दोनों तरीकों से सामान परचेज करते हो तो क्या होता है, सर दोनों तरीके से सामान परचेज करेंगे तो स्टॉक तो आएगा ना आपके पास। कस्टमर जब सामान परचेज करने आया, लेट सपोज उसने 2,000 का सामान लिया कैश में और 5,000 का सामान लिया उसने किस में, उधार में, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, उसने कैश में लिया है 5,000 का, उधार में लिया है 2,000 का, तो कस्टमर को आप सामान कितना दोगे, सर सामान तो पूरा लेके जाएगा। तो सामान वो पूरा लेके जाएगा मतलब आपने सामान खरीदा ना इस बार, तो 7,000 का सामान आपने परचेज किया, तो यू विल गेट अ स्टॉक ऑफ 7,000 रुपीज, फ्रॉम विच 5,000 रुपीज आपने उसे पे कर दिया, तो 5,000 रुपीज कैश पे किया। द अमाउंट विच डिडंट पेड दैट इज 2,000, तो जो 2,000 आपने पे नहीं किया वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा, अदर आइटम्स जीरो, है ना। जब 2 इक्वेशन हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं सर, इक्वेशन बनाते हैं नई वाली। तो न्यू इक्वेशन बेटा कितनी आएगी, यहाँ से ये आ जाएगा आपका माइनस करके 13,000 रुपए का कैश, 7,000 रुपीज का स्टॉक एंड कैपिटल अगेन 18,000। उसके बाद ये हो गया बच्चों मेरा 2,000 रुपए, और ये हो गया जीरो। चेक कर सकते हैं एलएचएस कितना आ रहा है बेटा, एलएचएस आ रहा है 20,000 रुपए, आरएचएस कितना आ रहा है सर, ये भी 20,000 रुपए आ रहा है, मतलब ठीक है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सामान सेल करते हैं। क्वेश्चन ने बोला गुड्स सोल्ड इन कैश, सामान जब बेचा कैश में बेचा, तो सर बेचा कितने में हमने, 4,000 में, तो 4,000 रुपए आपको कैश रिसीव होगा। एंड ये सामान का कॉस्ट क्या था, कॉस्ट था बेटा यहाँ पे 2,400 रुपए का, तो 2,400 माइनस हो जाएगा। जो प्रॉफिट आया सर हमारे पास दैट इज 1,600 रुपए का, है ना। 4,000 का सामान बेचा विच इज कॉस्टिंग 2,400 रुपए का, तो कहीं ना कहीं हमारे को इसमें बेनिफिट हो गया बेटा कितना, 1,600 रुपए का। तो अदर आइटम्स कितने हो जाएंगे बेटा, जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचने वाली है बेटा, वो आपके पास बचेगी, न्यू इक्वेशन में फ्रेम करोगे आप कितना बचेगा, सर कैश हमारे पास हो जाएगा 17,000 का, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 4,600 रुपए का। उसके बाद ये हो गया बेटा 19,000 रुपए का, इक्वल टू डालते हैं इधर 19,600 रुपए का, एंड अदर आइटम्स सेम। एक बार चेक करो बेटा, ये मेरा कितना आ रहा है 21,600, और ये भी आ रहा है 21,600, मतलब एलएचएस और आरएचएस अभी भी बराबर चल रहे हैं। अब आ जाओ रेंट पेड। बेटा एक बात बताओ, रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट,
दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, दोनों की वैल्यू जब हम चेक करें सर, दोनों की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है इस क्वेश्चन के अंदर। एक की वैल्यू है 1000 रुपए, एक की वैल्यू है 200 रुपए। तो 1000 रुपए भी करंट ईयर का है, बिकॉज आपने पे किया है तो जाहिर सी बात है करंट ईयर का ही होगा। और 200 रुपए जो आपका अनपेड है वो भी तो करंट ईयर का है। तो मैंने नोट में क्या लिखवाया था, एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू अ करंट ईयर, एक्सपेंसेस लॉसेज इनकम प्रॉफिट जो भी है, अगर वो करंट ईयर का है तो कैपिटल में से तो माइनस होना ही होना है। तो कैपिटल में से बच्चों कितना माइनस करोगे यहां से आप, कैपिटल में सर हम माइनस करेंगे 1200 रुपए, बिकॉज दोनों ही करंट ईयर के हैं इसीलिए। अब एक बात बताओ बच्चों, 1200 में से कितना आपने पे कर दिया, तो क्वेश्चन बोलता है 1000 हमने पे कर दिए। तो 1000 अगर आपने पे कर दिए तो 1000 यहां से कैश में से माइनस हो जाएगा। 200 रुपए सर हमने पे नहीं किए, तो वो तो लाइबिलिटी में आएगा ना बेटा। लाइबिलिटी में कॉलम हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, कितने रुपए का, 200 रुपए का, बाकी आइटम जीरो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे हमने इसको प्रेजेंट किया, हमारा ये भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, एंड इट्स अ लास्ट इक्वेशन। तो आप इसमें क्या लिखोगे, फाइनल इक्वेशन। तो ये बेटा बचेगा आपका 16,000 रुपए का, एंड ये बचेगा 4,600 रुपए का। उसके बाद ये कितना बचता है माइनस करने के बाद, 18,400 रुपए का। और ये बचेगा क्रेडिटर सेम वैल्यू पे 2,000 का, और 200 रुपए का ये वैल्यू बचेगा सेम। परफेक्ट सर जी, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो अगर आपको ये समझ में आ चुकी हैं सारी चीज़ें, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत आने वाली है आपको, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी कुछ अटकेगा नहीं आपका। ठीक है, तो ये था हमारा आज के क्लास में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर किए। इसी तरीके से आप और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो प्रिंट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, कुछ और क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ क्वेश्चंस आपके बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो तो इजीली आपके क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। ओके, सो सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।